ओके, तो हमारा बाकी सारी चीजें हो चुकी थी, अब हमको स्टार्ट करना है मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, इस पॉइंट से अपन स्टार्ट करेंगे। तो द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल is somehow loaded or superimposed on a high frequency wave which act as carrier of information. This process is known as modulation. तो क्या होता है मॉड्यूलेशन? हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, या आपने म्यूजिक सिग्नल जनरेट करा है किसी तरीके से, या आपने टीवी में टीवी सिग्नल जनरेट करे हैं, तो जो भी आपका बेसिक सिग्नल है जिसे आपको भेजना है, उस सिग्नल को अपन वो जो सिग्नल है वो जनरली लो फ्रीक्वेंसीज में रहते हैं कंपेयर टू वो फ्रीक्वेंसी जिनमें हम इन्हें सेंड करते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसीज में सिग्नल होता है, जैसे एफएम के लिए एफएम अपन यूज करते हैं, जो आप लोग घरों में आजकल एफएम वगैरह सुनते होंगे ना, रेडियो मिर्ची वगैरह, जो हम एफएम हम सुनते हैं, वो म्यूजिक सिग्नल्स बेसिकली सुनते हैं हम। म्यूजिक की जो बैंडविड्थ होती है वो 0 से लेके करीब 20 किलो हर्ट्ज की होती है। म्यूजिक की जो बैंडविड्थ होती है वो 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है। बैंडविड्थ ऑफ म्यूजिक सिग्नल इज 20 किलो हर्ट्ज। लेकिन आपने सुना होगा, देखो रेडियो मिर्ची की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 98.3 मेगाहर्ट्ज। 98.3 मेगाहर्ट्ज, सही बात है क्या? है ना, 98.3 यस सर। मेगाहर्ट्ज रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी। तो जो ओरिजिनल सिग्नल है जिसे भेजा जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सिग्नल भेज रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी देखो, तो ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी कम है भाई। 98.3 मेगा है ये, और वो 20 किलो थी बस। किलो डेफिनेटली मेगा से कम रहता है। सो लो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो रहती है नॉर्मली लो फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में होती है। वो जो ओरिजिनल सिग्नल है जो लो फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में है, उसे हम एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, ये यहाँ पे देखिए एच एफ ऑसिलेटर लिखा है, तो कोई हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो लेकर हम उसमें लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है जो हमारा, जिसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं, उससे हम इससे मॉड्यूलेट कर देते हैं। कैरियर सिग्नल जो है हमारा, हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है, उसको हम बेस बैंड सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है, जिस इंफॉर्मेशन को भेजना चाह रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को इसमें इनकोड कर देते हैं। और जो प्रोसेस होती है इनकोड करने की, इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है मॉड्यूलेशन। तो व्हाट इज द मॉड्यूलेशन? एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसे कि ये, उसमें हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो है उसे इनकोड करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। चलो थोड़ा सा मॉड्यूलेशन अपन अभी थोड़ी देर में और अच्छे से पढ़ेंगे, वहां और आपको क्लियर होगा। अभी अपन अगले पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है, नीड क्या है हमें मॉड्यूलेशन करने की, नीड फॉर मॉड्यूलेशन। तो देखो, लो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लंबी डिस्टेंसेस में हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेज नहीं पाते। तो क्या क्या प्रॉब्लम है हमें भेजने में, वो वाली प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले प्रॉब्लम, साइज ऑफ एंटीना या एरियल। जिस एंटीना से हम सिग्नल भेजना चाह रहे हैं, आप नॉर्मली देखा होगा अपने घरों में भी, ऐसे डिश एंटीना यूज करते हैं आप, है ना। ये जो डिश एंटीना घरों में यूज करते हैं, वो कई सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करते हैं। ऊपर आसमान में सैटेलाइट से, जिनसे वो सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो जो आसमान में सैटेलाइट है उसमें जो एंटीना लगा है, या आपके घर पे जो एंटीना है, उन सबका जो साइज होता है ना, वो कम से कम λ/4 होना चाहिए इन डायमेंशन, वेल लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। तो जिस सिग्नल को आप भेजना चाह रहे हैं, जिस सिग्नल को आप भेजना चाह रहे हैं, उस सिग्नल की जो वेवलेंथ है, वो जो भी वेवलेंथ लैम्डा है, उसकी 1/4 करीब एंटीना के साइज होना चाहिए। अब मान लीजिए अपन है ना म्यूजिक सिग्नल भेजना चाह रहे थे, सपोज अपन म्यूजिक सिग्नल भेजना चाह रहे थे, तो म्यूजिक सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलो हर्ट्ज की होती थी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी यस थी सर। 20 किलो हर्ट्ज की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते, इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं क्या? वेवलेंथ हो यस सर। जाएगी स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। बताओ क्या आएगी वेवलेंथ, बताइए जल्दी से। वेवलेंथ निकाल के बताइए जल्दी से। लाइट की स्पीड तो आई थिंक सबको पता होनी चाहिए। यस खुशी,
चलो प्रवीण का कुछ आंसर आया। लाइट की स्पीड सही रखो प्रवीण। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸। लाइट की स्पीड हो गई 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमको रखना है 20 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब 10⁻3 हो जाएगा। तो 10⁻3 हो रही है 20 का एक जीरो 10⁻4 हो गया, ऊपर 10⁻4 बचा तो 3/2 मतलब 1.5 इंटू 10⁻4। 1.5 इंटू 10⁻4 आ रहा है ये आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻4। आप इसको लिख सकते हैं 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ये आ रहा है हमारे पास 15 किलोमीटर। सुनना है कुछ? यस सर। चलो प्रवीण के अलावा किसी ने कैलकुलेशन क्यों नहीं करी? इसी वजह से नंबर नहीं आते एग्जाम में। तो अभी हमने देखा कि जो लाइट जो हम म्यूजिक सिग्नल भेजते हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो आ रही थी हमारे पास 10⁻15 किलोमीटर, सॉरी, है ना। अब λ/4 का साइज का एंटीना चाहिए, तो एंटीना का साइज क्या हो जाएगा? इसका 1/4 करेंगे तो 1.5 किलोमीटर का 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। 3.75 ऐसा कुछ या 0.375 यस सर। या 375 मीटर। 375 मीटर, ठीक है। अभी जो 375 मीटर का जो साइज है बहुत बड़ा साइज हो रहा है ये। 375 मीटर ये बहुत बड़ा साइज है। आप एक जो बिल्डिंग की हाइट होती है ना, एक हमारी जो एक फ्लोर की हाइट है वो करीब 3 मीटर होती है। तो 375 मीटर का मतलब हो गया 3 मीटर से इसको डिवाइड कर दो तो करीब करीब 100 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर एंटीना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये यस हो रहा सर। है 100 फ्लोर बिल्डिंग। इतना बड़ा आपको एंटीना चाहिए, 100 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर आपको एंटीना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा एंटीना का साइज चाहिए? यस सर। तो अगर आप ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो थी म्यूजिक सिग्नल की विच इज 20 किलोहर्ट्ज, उस फ्रीक्वेंसी पर ही सिग्नल भेजना चाहोगे तो आपको λ/4 साइज मतलब करीब करीब 100 फ्लोर की बिल्डिंग का जितना ऊंचा आपको एंटीना बनाना पड़ेगा। क्या इतना ऊंचा एंटीना होता है आपकी कार में, आपके मोबाइल में? नो आपका सर। रिसीव कर लेता है आसानी से। एफएम सिग्नल हम सब सुनते हैं ना, म्यूजिक सिग्नल सुनते हैं हम, तो वहां कैसे सिग्नल रिसीव हो रहा है? उनके एंटीना से। हाँ, आपके पास जो मोबाइल में रिसीवर है वो क्यों सिग्नल रिसीव कर पा रहा है? उसको तो साइज ही नहीं है। यस सर। तो एक्चुअली रिसीव इसलिए हो पा रहा है बिकॉज आप जो सिग्नल भेज रहे हो वो इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं भेज रहे हो। आप 98.3 मेगाहर्ट्ज, याद करिए आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी, अपने म्यूजिक सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर भेज रहे हो आप। तो आपने फ्रीक्वेंसी क्योंकि बढ़ा दी है इसलिए आप सुन पा रहे हो। आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना 98.3 मेगाहर्ट्ज, ये करीब करीब 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास हो रही है। इससे आप लगभग लगभग अंदाजा लगा सकते हो कि एंटीना का साइज क्या आएगा। अब आपने जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हो आप लोग एफएम के लिए वो ज्यादा है, वो 98 मेगाहर्ट्ज मतलब करीब करीब 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास है। इसके करस्पॉन्डिंग अपना वेवलेंथ क्या आएगी वो निकालते हैं अपन। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय आपने फ्रीक्वेंसी ले लिया 100 इंटू मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁶ हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? लगभग लगभग 3 मीटर आ रहा है। और इसका 1/4 करोगे आप तो λ/4 हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर का 1/4 मतलब 1.5 का भी 0.375, ठीक है। है ना, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो बहुत कम साइज का आपको अब एंटीना चाहिए। तो अब इतने कम साइज के एंटीना रहते हैं आपके पास। कार में आप इतना करीब, इतना ही करीब लेंथ का एंटीना रहता है कार में जो एरियल रहता है, समझे? यस तो सर।
हाँ, तो एक्चुअली हमारे पास अब हमने क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हमें एंटीना का साइज की जरूरत कम पड़ी, इसलिए हम आसानी से सिग्नल को रिसीव कर पा रहे हैं। चलिए, तो मॉड्यूलेशन की नीड इसलिए भी है क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एंटीना छोटा लगेगा। चलिए, देन नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। किसी भी एंटीना से जो पावर रेडिएट होती है वो L बाय लैम्डा की प्रोपोर्शनल होती है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ एंटीना। मतलब ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, एंटीना की लेंथ बाय लैम्डा का रेशियो जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा पावर हम भेज पाएंगे, है ना। तो इसके लिए लैम्डा कम से कम होना चाहिए। लैम्डा कम होने के लिए फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इसलिए हम बढ़ाना भी चाहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हम क्यों फ्रीक्वेंसी बदलना चाहते हैं सिग्नल की। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। एक्चुअली अगर हम सभी एक ही फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेजने लग जाएंगे तो मिक्सिंग होने लगेगी। सपोज मेनी पीपल आर टॉकिंग एट द सेम टाइम और मेनी ट्रांसमीटर आर ट्रांसमिटिंग बेस बैंड इंफॉर्मेशन। बेस बैंड इंफॉर्मेशन मतलब वही जो ओरिजिनल, जैसे म्यूजिक भेज रहे हैं तो 20 किलोहर्ट्ज के सिग्नल भेज रहे हैं अपन, मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सिग्नल की उसी में आप सेंड कर रहे हो। तो अगर कई लोग एक साथ भेजेंगे तो सारे सिग्नल मिक्स हो जाएंगे और इनको अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं होगा। तो आपको जो मल्टीपल यूजर फ्रेंडली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब मल्टीपल लोग मल्टीपल चीजें सुनना चाहते हैं, जैसे आज अभी अपन 4-5 म्यूजिक चैनल इंदौर में सुन पाते हैं एफएम पे, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं रखते, तो वो मिक्सिंग होने यस सर। लगती है ना। तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी बदलना चाहिए। However, this can be avoided by using communication at high frequencies and then allocating band of frequencies to each user. हर यूजर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अगर हम दे दे, उससे क्या हो सकता है कि मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो कई सारे रेडियो चैनल एक साथ चल सकते हैं बिकॉज हमने फ्रीक्वेंसी बदल दी है। तो ये प्रॉब्लम मिक्सिंग ऑफ सिग्नल ये खत्म हो जाती है अगर हम फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, और अलग अलग यूजर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दो तो मिक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो 3 मेन प्रॉब्लम थी उसके लिए अपन ने मॉड्यूलेशन कराया। क्या 3 मेन प्रॉब्लम थी? एक तो एंटीना बहुत बड़ा लगता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एंटीना कम हो जाएगा। इफेक्टिव पावर आपको कम लगेगी, फिर इफेक्टिव पावर सॉरी आप ज्यादा भेज पाओगे छोटे एंटीना से भी अगर आप फ्रीक्वेंसी हाई लोगे, और मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर हम मॉड्यूलेशन करें। तो आपको समझ में आया कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है हमें? यस सर। ओके, वेरी गुड बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि हम थोड़ा भी मॉड्यूलेशन पे आने वाले हैं, इससे थोड़ा सा बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फिर देख रहे हैं अपन। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स कहता है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन सिस्टम या तो स्पीच के लिए हो सकता है, जैसे कि रेडियो, या म्यूजिक के लिए हो सकता है ना, या फिर अपन पिक्चर के लिए बना सकते हैं, जहां पर अपन पिक्चर को भेजे, मतलब फोटोग्राफ सेंड करें, या फैक्स भेज सकते हैं अपन जिसमें डाटा भी सेंड होता है, डाटा ट्रांसमिशन। तो अलग अलग मतलब क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उस हिसाब से अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम केवल वॉइस के लिए डिजाइन होते हैं, कुछ पिक्चर के लिए डिजाइन होते हैं। फैक्ट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक डॉक्यूमेंट भेजने के लिए डिजाइन करा गया है। फिर डाटा मतलब कि अब किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन भेजना है उसके लिए डिजाइन कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट। इंटरनेट का बहुत अच्छा एग्जांपल है डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम का, इंटरनेट। और जो स्पीच सिग्नल भेजने का सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल कम्युनिकेशन। जो 2G सिस्टम जो होते हैं ना, 2G पुराना जो टेक्नोलॉजी थी मोबाइल की, वो केवल वॉइस भेजने के लिए बनाई गई थी। तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पीच ट्रांसमिशन का 2G सिस्टम। या रेडियो, रेडियो भी एक अच्छा एग्जांपल है। चलिए फिर अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड मतलब एनालॉग या डिजिटल। हम इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल तरीके से भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन का एक कंटिन्यूअस ग्राफ है उससे पूरा सेंड कर रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को 1010 में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। इस 10 कन्वर्जन की प्रोसेस को बोलते हैं डिजिटाइजेशन, और इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी भेजा जा सकता है। तो या तो सिग्नल को प्योर वेव के फॉर्म में भेज दो, जैसे टाइम के साथ वोल्टेज का डायरेक्ट फंक्शन भेज दो, या फिर वोल्टेज की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक कोड बना लो 10 का, और उससे इंफॉर्मेशन भेज दो। आ रही है बात समझ में? एनालॉग कम्युनिकेशन में हम ऐसा डायरेक्ट एक वोल्टेज का सिग्नल भेजते हैं, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ, कोई भी रैंडम टाइम के साथ वोल्टेज का सिग्नल हो सकता है। और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है,
कि हमारा यही जो वोल्टेज है इसको कोड कर देते हैं अपन बाइनरी में। हर वोल्टेज की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एक कोड लिख देते हैं। जैसे 0 टाइम पे कुछ वोल्टेज है, फिर थोड़े टाइम पे कुछ वोल्टेज है, वोल्टेज की अलग अलग टाइम पे क्या वैल्यू है वो निकालते हैं अपन, और हर एक वोल्टेज की वैल्यू के लिए कोड डिसाइड कर लेते हैं अपन। हर एक वोल्टेज की वैल्यू के लिए कोड बना लेते हैं। फिर वो कोड हो सकता है बाइनरी के फॉर्म में। जैसे पहले 0 टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू जो होती है उसका कोड मान लो 10 है। फिर अगले टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू का कोड था 01। अगले टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू का कोड था 11। फिर वापस से 10 हो गया, फिर सपोज 00 हो गया। ऐसा अपन कोड डिसाइड कर लेते हैं और हर टाइम पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कोड के फॉर्म में भेज देते हैं। तो आपको 1010 की स्ट्रीम मिल जाएगी। बस इस तरह की स्ट्रीम को सेंड करना मतलब डिजिटल तरह से इंफॉर्मेशन भेजना। डिजिटल तरीका समझ में आया आपको? यस सर। सर ऐसे तो फिर बहुत सारे कोड बन जाते होंगे। हाँ, हम पहले डिसाइड करके रखे बेटा, हम ऐसा नहीं कि रैंडम करते कुछ भी। हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हम क्या किस तरीके से कोडिंग करें। यस सर। आपके आपके जो मोबाइल में टाइपराइटर जैसा आता है, या पुराने कंप्यूटर्स में अलग से कीबोर्ड आता था, है ना? यस सर। कीबोर्ड अलग से होता है, उसको सीपीयू से जुड़ा रहता है वायर के थ्रू। अब कीबोर्ड में क्या होता है, आप कोई की प्रेस करो तो सीपीयू को पता चलता है ये की प्रेस करी कैसे। सीपीयू और कीबोर्ड के बीच में एक वायर है, उससे पता चलता है। अब उस वायर में क्या होता है, तो हर की के करस्पॉन्डिंग एक कोड जनरेट होता है। वो कोड जो होता है वो 32 बिट का होता है। ये तो मैंने दो लेटर का दिखाया। तो 32 लेटर्स में 1010 का कोड बनता है जब कीबोर्ड की प्रेस करो। जैसे आपने ए प्रेस करा तो उसका सपोज कोड हो सकता है ऐसा 0011101000, ऐसा 32 डिजिट्स का ऐसा कोड हो सकता है। और वो कोड सीपीयू को पता चला कि ये कोड वहां से आया, तो सीपीयू को पता चल जाएगा कि आपने ये वाला डिजिट, ये वाला लेटर प्रेस करा था। समझे? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे हम क्या करते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जिसे हम भेजना चाहते हैं उसे कोड कर लेते हैं बाइनरी में 0101 के फॉर्म में। फिर हर आपने जो भेजा है इंफॉर्मेशन 01 के फॉर्म में आ रही है, उसको रिसीव करो, उसे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या भेजा था। Then next, according to transmission of according to channel जिससे हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन या तो लाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, या टू वायर ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल हो गया। स्पेस कम्युनिकेशन हो सकता है। लाइन कम्युनिकेशन मतलब एक पॉइंट से एक पॉइंट तक का, जैसे टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। टू वायर ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सीपीयू से लेके आपके जो कीबोर्ड है उसके बीच में तार होता है सिंपल, तो वो जो कनेक्शन है वो हो गया लाइन कम्युनिकेशन एक तरह से, है ना? स्पेस कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया कि हमने वेव्स जनरेट करी है और वेव्स रिसीव हो रही है, ईएम वेव जनरेट करी है और ईएम वेव रिसीव हो रही है, तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं स्पेस कम्युनिकेशन। आगे की बात समझ में है? यस सर। Yes. आगे पढ़ते हैं फिर। फिर मॉड्यूलेशन के हिसाब से भी कम्युनिकेशन को अपन और कैटेगरीज में बांट मॉड्यूलेशन के हिसाब से भी बांट सकते हैं अपन। तो अब हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर मेरे पास कैरियर वेव साइनसोइडल हो, कैरियर वेव का मतलब क्या पहले तो देखिए, जिस इंफॉर्मेशन को भेजना है मुझे उसे बोलते हैं मैसेज सिग्नल। जिस इंफॉर्मेशन को भेजना है उसे बोलते हैं मैसेज सिग्नल। ठीक है? मैं जिस इंफॉर्मेशन को भेजना चाहता हूँ उसे कहा जाता है मैसेज सिग्नल। जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ एमटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैसेज सिग्नल। मैंने बोला, मेरे बोलने से जो वेव जनरेट हुई टाइम के साथ, वो सपोज ऐसे जनरेट हो रही थी। ये सपोज मेरे बोलने से टाइम के साथ वेव जनरेट हो रही थी, तो ये मैं भेजना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं मैसेज सिग्नल। अब इसे भेजने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कैरियर वेव यूज करूंगा बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की। कैरियर वेव नॉर्मली साइनोसोइडल ही यूज करते हैं अपन। तो एक कैरियर वेव मैंने बनाई, वो मैंने बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की साइनोसोइडल वेव बना दी इस तरह से। तो एक साइनोसोइडल ग्राफ बनाया मैंने, बेसिकली साइन का ग्राफ बनाया और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का बना रहा हूँ। तो इसे बोलते हैं कैरियर वेव।
अब इस कैरियर वेव में मैंने मैसेज वाली इंफॉर्मेशन जोड़ दी, तो जोड़ने का तरीका क्या क्या हो सकता है, या तो कैरियर के एम्पलीट्यूड में मैं मैसेज जोड़ दूं, या फ्रीक्वेंसी में जोड़ूं, या फेज में जोड़ूं। किसी भी कैरियर को अगर मैथमेटिकली लिखे तो कैरियर की मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकती है ऐसे कि उसका कुछ एम्पलीट्यूड है इनटू साइन ऑफ 2πf इनटू टी, ऐसा पूरा लिख सकते हैं अपन किसी भी कैरियर को। सही बात है क्या? यस सर। है ना, किसी भी कैरियर सिग्नल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, टाइम के साथ एक साइनसोइडल सिग्नल है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कैरियर सिग्नल इक्वल टू उसका एक एम्पलीट्यूड है। अब इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इसके पास एक एम्पलीट्यूड है, इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है, और जो अंदर पूरा ये टर्म होता है 2πf इनटू टी, पूरे को बोलते हैं फेज। तो उसमें तीन चीजें होती है, एक तो उसका होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक फेज। या तो हम एम्पलीट्यूड में मैसेज को डाल सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी में डाल सकते हैं, या पूरे फेज में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास तीन तरह के मॉड्यूलेशन हो जाएंगे, एक हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक हो जाएगा फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं अब हम, इसमें इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। मैसेज के हिसाब से कैरियर के एम्पलीट्यूड को बदलते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अकॉर्डिंग टू मैसेज हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को बदलते हैं, या जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से, जो मैसेज मतलब इंफॉर्मेशन ही है उसके हिसाब से कैरियर के एम्पलीट्यूड को बदलते हैं। The envelope of modulated carrier has similar sinusoidal variation as that of the low frequency modulating signal या मैसेज सिग्नल। समझ में आ रही बात ये? जैसे हमने मॉड्यूलेशन कर दिया, मान लीजिए मेरे पास एक साइनसोइडल सिग्नल था, मैसेज सिग्नल सिर्फ साइनसोइडल था, तो ये ऊपर वाला मैसेज जो मैंने बनाया था ये नहीं है, सपोज सपोज एक प्योर साइनसोइडल सिग्नल है हमारे पास मैसेज सिग्नल, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज मैसेज सिग्नल हमारे पास इस तरह से है कि एक वो साइन वेव ऐसा है, ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। इस मैसेज को इस कैरियर पे मॉड्यूलेट कर दें, ये जो कैरियर है सीटी इस पे मॉड्यूलेट कर दो, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो भी देखो देखो आपको कांस्टेंट जैसा दिख रहा है इसका एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड को मैसेज के साथ से अपन बदल देते हैं। तो मैसेज के साथ से बदलेंगे तो देखो ये नीचे बनाया उन्होंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने से। ये देखिए इसका जो एनवेलप है, आप अगर एनवेलप देखिए तो मैसेज के साथ से बदल रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू मैसेज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर बदल रहा है। ये समझ में आ रहा है? यस चलो बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। फिर सेकंड तरीका हो सकता है फ्रीक्वेंसी नहीं है मॉड्यूलेशन। सर, नहीं है सर, नहीं है, कैसे चेंज हो रहा है सर? तो अपन बोर्ड पे देखते हैं बच्चों, प्लीज क्या बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बदल रहा है ऐसे। मेरे पास एक कैरियर सिग्नल था, कैरियर सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तो टाइम के साथ ही तेजी से बदल रहा है। इसका ग्राफ हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो मैंने बहुत ज्यादा दिखाई, टाइम पीरियड कम दिखा रहा हूं मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस तरह से। ये हमारा है कैरियर सिग्नल। अब हमने क्या करा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के लिए, फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने एक नया सिग्नल बनाया सी-टी। मैंने क्या करा कि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड था ना एसी, उसमें मैसेज को जस्ट जोड़ दिया। मैसेज के हिसाब से अगर मैसेज पॉजिटिव तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मैसेज नेगेटिव तो कम हो जाएगा, और इस तरह से नया सिग्नल बना दिया। ये ओमेगा सी तो, या ओमेगा सी को 2πfc लिख सकते हो, fc इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। फिर इस तरह से एक नया सिग्नल बनाया मैंने। अब ये सिग्नल के अंदर एम्पलीट्यूड क्या है उस ध्यान से देखिए। ये एम्पलीट्यूड जो है बेसिकली कैरियर का एम्पलीट्यूड जो था उसका मैसेज मैंने जोड़ दिया। तो जैसे जैसे मैसेज बदलेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बदलेगा। तो मैसेज जब मेरा पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पर मैसेज की वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है, बहुत हाईएस्ट हो चुकी है, तो मुझे कैरियर का एम्पलीट्यूड यहाँ पे हाईएस्ट मिल जाएगा। तो अब मैं अगर ग्राफ बनाऊं इस नए सिग्नल का, तो इस नए सिग्नल में क्या होना चाहिए कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैसेज के हिसाब से बदलना चाहिए।
जब मैसेज यहाँ पॉजिटिव हो चुका था, ज्यादा हो चुका तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाना चाहिए, मैसेज यहाँ नेगेटिव है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू मैसेज बदलना चाहिए। जैसे मेरा मैसेज सिग्नल बदल रहा है वैसे वैसे यहाँ पर एम्पलीट्यूड बदलना चाहिए। तो अब ग्राफ जो हो जाएगा क्लियर का वो ऐसा हो जाएगा, वैसे टाइम कैरियर का ग्राफ वैसा बनेगा। ये देखो मैंने जो नया सिग्नल ये जो बना रहा हूँ मैं, इसमें मैं एम्पलीट्यूड बदल रहा हूँ विद टाइम, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है, और एम्पलीट्यूड का वेरिएशन जो है अगर आप ध्यान से देखो वो मैसेज सिग्नल के हिसाब से, तो जो सबसे नीचे मैंने ग्राफ बनाया है आप अगर देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो बदलते जा रहा है, एम्पलीट्यूड देखो धीरे धीरे बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर बड़ा बड़ा बड़ा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये अगर एनुअल देखो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखो तो बिल्कुल वही है जो मैसेज सिग्नल था। आ रहा है क्या समझ में? सर ये पूरा पॉजिटिव में आ गया है, क्या ये पूरा पॉजिटिव में है सर एम्पलीट्यूड क्या? पॉजिटिव में बनाया है, मॉड्यूल में उन्होंने नेगेटिव में भी ले लिया था, वो गलत मॉड्यूल में करा उन्होंने, पूरा पॉजिटिव में रखते हैं अपन। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में रहता है ना? हाँ बोलिए। सर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में रहता है ना? पॉजिटिव में रहता है इसलिए पूरा पॉजिटिव में। तो ये जो मैंने ग्राफ बना के नीचे ये बता रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये बता रहा है क्लियरिंग सिग्नल। एक कैरियर को मैसेज से मॉड्यूलेट कर दिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करा तो ऐसा सिग्नल बनता है। तो आपको समझ में आया व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल? क्या है समझ में आ रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है? यस सर। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक चीज ध्यान रखी जाती है बच्चों हमेशा कि देखो यहाँ पर है ना नेगेटिव जब मैसेज है, मैसेज जब नेगेटिव है तब हम चाहते हैं तब भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रहे, ये नंबर पॉजिटिव रहे। इसके लिए जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है मैसेज की सबसे लो वैल्यू जो होगी -am होगी। मान लीजिए मैसेज का एम्पलीट्यूड am था तो नेगेटिव में मैसेज का एम्पलीट्यूड आएगा -am। तो जब मैसेज सबसे नेगेटिव है मतलब -am है तब भी ये मुझे पॉजिटिव मिले, ये हम ध्यान रखते हैं। इसलिए AC को हमेशा am से बना रखा जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर शुड बी ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज। यहां हम टर्म डिफाइन करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं मैसेज का एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर का एम्पलीट्यूड, मैसेज का एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर का एम्पलीट्यूड। अब आपको एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज कैरियर से कम रखना है, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको 1 से कम रखना है। तो जब भी आप मॉड्यूलेशन करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से छोटा रहे। इससे क्या होगा तो इससे ना एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वो पॉजिटिव रखने के लिए हमने ये काम करा। इससे फायदा क्या होगा, अगर ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता ना तो आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हमेशा 1 से छोटा रखना है। तो ये चीज समझ में आई मॉड्यूलेशन इंडेक्स? यस ओके वेरी गुड। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब जरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में देख लीजिए बच्चों, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी सर मूव करना है तो अब या फिर आपके मॉड्यूल पे लिखा है, आप जैसा अच्छा लगे आपको जैसा अच्छा लगे। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आपके मॉड्यूल में ना। देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझ लीजिए क्या होता है। तो हमारा जो कैरियर था ना उसमें फ्रीक्वेंसी भी तो थी, उसका एक एम्पलीट्यूड था AC, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी थी 2 पाई f ऑफ कैरियर इनटू t, ऐसा हम लिख सकते हैं कैरियर को। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना उसमें मैसेज ऐड कर दो, उसमें मैसेज को ऐड कर दो और एक सिग्नल बना दो नया। ये जो सिग्नल बन जाएगा इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब फ्रीक्वेंसी में जब मैसेज ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी होगी हर्ट्ज में, मैसेज में, वोल्ट्स में, तो ये डायरेक्ट जोड़ने नहीं लिखते हम, तो यहाँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कुछ ऐसा लगा लो, डायमेंशन एक एडजस्ट करने के लिए कांस्टेंट लगा लो कि
क्योंकि वोल्ट को मैं फ्रीक्वेंसी में थोड़ी जोड़ सकता, दोनों अलग यूनिट्स की चीजें हैं। तो मैंने एक अप्रोप्रिएट नंबर मल्टीप्लाई कर लिया वहां पे, जिससे दोनों एक ही यूनिट में आ गए, दोनों फ्रीक्वेंसी के यूनिट में आ गए। अब ये जो सिग्नल बन गया है इसे बोल देंगे अपन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। असल में करा क्या हमने, हमने कैरियर डिफरेंस, कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी ऐसी थी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी को मैसेज से जोड़ दिया है। t की वैल्यू सपोज 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है ऐसा मान लो, तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या करा है कि मैसेज को जोड़ दिया है। जब मैसेज पॉजिटिव होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, जब मैसेज कम होगा तो फ्रीक्वेंसी घटा देंगे। तो अब अगर मैं ड्रॉ करूं कि सिग्नल कैसा दिखेगा मॉड्यूलेशन करने के बाद, तो जहां मैसेज देखो पॉजिटिव का मैक्सिमम था तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, जहां मैसेज नेगेटिव था तो फ्रीक्वेंसी कम कर देना। अब क्या होगा, एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर नहीं बदलेगा, अब उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और कम करना ये काम करेंगे। शुरू में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, या फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मैंने, फिर फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे फिर नॉर्मल पे जा रही है, तो मैसेज नेगेटिव हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी को कम करते जाओ, फ्रीक्वेंसी को मैंने कम कर दी, फिर वापस फ्रीक्वेंसी नॉर्मल लेके आओ, फिर फ्रीक्वेंसी मैसेज अगर पॉजिटिव पे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। तो कुछ ऐसा हमको सिग्नल दिखेगा। अभी जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करा है इसे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, यहाँ कम कर दी है, यहाँ फिर बढ़ा दी है। तो मैसेज जब पॉजिटिव है और मैसेज मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दी मैंने, मैक्सिमम कर दी। जब मैसेज नेगेटिव तो फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी। तो अकॉर्डिंग टू मैसेज फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट हो रहा है। इस तरह का जो सिग्नल होता है जिससे फ्रीक्वेंसी बदलती है कैरियर के अकॉर्डिंग टू मैसेज, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एफएम सिग्नल। समझ में आया क्या आपको? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि हमारी एक कैरियर वेव होती है, उस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे मैसेज के हिसाब से बदलते हैं। मैसेज जब पॉजिटिव तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, मैसेज कम जब फ्रीक्वेंसी घटा देते हैं। चलिए, तो ये अपने बड़ा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। फेज मॉड्यूलेशन भी समझ लो, जो अंदर पूरी चीज लिखी रहती है साइन के अंदर, इसे बोला जाता है फेज। तो अब फेज मॉड्यूलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे फेज जो है उसको मैसेज के हिसाब से बदलते हैं। यहाँ 2 पाई एफसीटी होता है, इसको एज इट इज रखा और यहाँ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके मैसेज जोड़ लिया। अब पूरा फेज बेसिकली मैसेज जोड़ लिया पूरे फेज में। तो ऐसे सिग्नल को बोलते हैं फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। असल में फेज मॉड्यूलेशन होता क्या है, देखिए जो अंदर फेज होता है ना, इसी का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी देता है। अगर अंदर ओमेगा टी लिखा हो तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा। तो अंदर जो भी लिखा रहता है, ये पूरा अंदर जो एंगल लिखा रहता है इसे बोलते हैं फेज। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा, वो होती है d phi by dt, फेज का रेट ऑफ चेंज। अगर इसे आप 2 पाई से डिवाइड कर दो, अब 1/2 पाई लगा दो बाहर, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फेज का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज बाय 2 पाई, ये आपको दे देता है फ्रीक्वेंसी। तो असल में देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं 2 पाई से डिवाइड करूं, तो जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है, फ्रीक्वेंसी डैश लिख रहा हूं इसको, वो आ रही है मेरे पास fc प्लस k बाय 2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ मैसेज, डिफरेंशिएशन ऑफ मैसेज, ये मिल रहा है। मैंने इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करा तो fc और t का डिफरेंशिएशन तो fc 2 पाई fc आएगा, 2 पाई से डिवाइड करा तो ओनली fc बचा, और उधर k कांस्टेंट था k बाय 2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ मैसेज। तो असल में हुआ क्या है, फेज मॉड्यूलेशन करने से फ्रीक्वेंसी बदली है। कैसे बदली है, मैसेज के रेट ऑफ चेंज के हिसाब से, मैसेज के रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। तो फेज मॉड्यूलेशन करने से होता क्या है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी ही बदल रही है, पर कैसे बदल रही है, मैसेज के हिसाब से नहीं बदल रही, मैसेज के रेट ऑफ चेंज के हिसाब से बदल रही है। तो मैसेज का रेट ऑफ चेंज देखो आप, शुरू में मैसेज का रेट ऑफ चेंज होता है पॉजिटिव है, तो शुरू में हाई फ्रीक्वेंसी बता देना। तो यहाँ मैसेज का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, तो लो फ्रीक्वेंसी कर देना। तो एक्चुअली ग्राफ ऐसे ही बनाना है आपको, फ्रीक्वेंसी ही बदलना है, बस मैसेज के स्लोप के हिसाब से बदल देना। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कभी भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल का जो ग्राफ होगा और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन ग्राफ एक जैसे दिखेंगे।
फेज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बस फर्क हो जाता है कि मैसेज के रेट ऑफ चेंज के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, फेज मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। यहाँ शुरू में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो शुरू में स्लोप ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम, फिर बढ़ेगी। तो ये ज्यादा फर्क नहीं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड ग्राफ है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया बस, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया है। हाँ इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया मैंने लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिखाना है। पहले मैंने इस पॉइंट पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिखाई थी मैसेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, अब इस पॉइंट पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिखाऊंगा। मैसेज के स्लोप के हिसाब से मैं फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करूंगा, थोड़ा सा फर्क रहता है इनमें, ज्यादा नहीं। चलो सर ये मॉड्यूल में है ना सब? मॉड्यूल में देखो, अभी तुम्हारे सामने ही मॉड्यूल ओपन ही दिख रहा है। नहीं सर, वो मेरी सर वो मिस्टेक सर वो हो गई सर, मॉड्यूल डिलीट हो गई सर मेरे फोन से। कोई बात नहीं, अभी मैंने दिखाया जो आपको उसमें देख सकते हैं ना आप पूरा। यस सर। ठीक है, तो फेज मॉड्यूलेशन वगैरह ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये ग्राफ जो मैंने बोर्ड पे बनाया वो भी है, देखो यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ग्राफ और फेज मॉड्यूलेशन ग्राफ एक जैसे ही है, थोड़ा सा शिफ्टेड है बस। ठीक है, चलिए। सर यहाँ पे कहीं फॉर्मूले नहीं लिखे सर? ये फॉर्मूले नहीं है बेटा, ये तो बस सीधे समझाने के लिए लिखा है कि क्या है, अभी आएगा। यस सर। सर इसमें थ्योरी पे ही क्वेश्चन आते हैं? हाँ थ्योरी बेसिकली ज्यादा आती है इसमें, अभी देखेंगे अपन क्वेश्चन भी, शांति। चलो, अब इन लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझाया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, तो अपन और डिटेल में हम भी समझ लेते हैं। और जो आप चाह रहे थे फॉर्मूले लिखे नहीं, देखो वो लिख दिए इन्होंने, देखा? यस सर, दिख गया सर, थैंक यू सर। चलो, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन the amplitude of carrier is varied in accordance with the frequency is in accordance with the message signal. In amplitude modulation, amplitude of the carrier is varied in accordance with the formation signal, नहीं message signal होना चाहिए यहाँ पे, in accordance with the information होना चाहिए, इसको information कर लो, information signal या message signal। Here we explain the amplitude modulation process using sinusoidal signal as the modulation signal। अगर साइनोसोडल को अपन सिग्नल मान के चल रहे कि मैसेज साइनोसोडल है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इन्होंने लिखा है ct को ac sin ओमेगा ct और mt इक्वल टू am sin ओमेगा mt। तो इन्होंने मैसेज को भी साइनोसोडल मान लिया और कैरियर को भी साइनोसोडल मान लिया। एज एग्जांपल मान के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लिया कि ये सब मैसेज और सिग्नल है। ओमेगा एम को लिख सकते हैं 2 पाई fm इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल, और वैसे ही ओमेगा सी जो है उसको 2 पाई fc ले लेना। नाउ मॉड्यूलेशन करने के बाद जो सिग्नल बनेगा उसे बोल दिया CMT, वो हो गया AC प्लस मैसेज इनटू साइन ओमेगा सी। ये पूरा मैसेज लिखा हुआ है, देखिए AM साइन ओमेगा MT, ये क्या था? मैसेज सिग्नल था। तो उन्होंने एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर में मैसेज जोड़ दिया, जैसा मैंने बोर्ड पे भी लिखा था वही करा इन्होंने, देखो। ठीक है, अब इन्होंने AC कॉमन लिया तो अंदर AM बाय AC आया। AM बाय AC को आप बोल सकते हैं म्यू, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे म्यू लिख दिया। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? यस सर। फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी लिख दिया, देखो यहाँ पे वेयर म्यू इक्वल टू AM बाय AC इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और इन प्रैक्टिस म्यू इज केप्ट लेस देन 1 तो अवॉइड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन अवॉइड करने के लिए इसे x से छोटा रखते हैं, मैंने भी बताया था x से छोटा रखते हैं, वो सब लिखा हुआ है मॉड्यूल में, टेंशन नहीं लेना आपको। अब देखेंगे तो हमारे पास जो टर्म बन रहा है यहाँ पे CT जो टर्म बन रहा है, जो हमारा कैरियर सिग्नल बन रहा है, ये वाला आप इक्वेशन देखो, तो उसमें पहला जो टर्म है, इसमें जो पहला टर्म है वो तो वही कैरियर सिग्नल है, और जो दूसरा टर्म है वो दो चीजों का प्रोडक्ट है। वो है एक तो साइन ओमेगा MT मतलब मैसेज वाला टर्म, एक है साइन ओमेगा CT मतलब कैरियर वाला टर्म। जो दूसरा टर्म है ना उसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, साइन ए साइन बी का। तो साइन ए साइन बी आप तो जानते हैं कि फॉर्मूला ये होता है, ये लगा दिया, तो इसको लगाने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जो नीचे लिखी आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि आप मैथ्स वाले बच्चों को मुझे समझाना चाहिए इसको लगा के ये कैसे आएगा, तो इसके लगा के ये आ जाएगा। ठीक है, समझाने की जरूरत है क्या कैसे आया? नो सर।
ना, ये आ गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म्स का एडिशन है। एक टर्म है AC sin ओमेगा ct, इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो कैरियर की थी। दूसरा टर्म है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम लिखा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कैरियर की फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज की फ्रीक्वेंसी। और अगला टर्म जो लिखा है उसमें कैरियर प्लस मैसेज की फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली मेरे पास 3 साइनसोइडल टर्म का एडिशन है। मेरे पास 3 साइनसोइडल टर्म का एडिशन है। जब हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो मेरे पास जो सिग्नल जनरेट हुआ वो ऐसा सिग्नल जनरेट हुआ जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी तो वही है जो कैरियर की है, एक फ्रीक्वेंसी है कैरियर माइनस मैसेज की, एक है कैरियर प्लस मैसेज की। कैरियर प्लस मैसेज थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और कैरियर माइनस मैसेज थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो ये जो दूसरी 2 फ्रीक्वेंसीज है ना, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इनको कहते हैं लोअर साइड एंड अपर साइड फ्रीक्वेंसीज। एक थोड़ी कम एक थोड़ी ज्यादा है, तो लोअर साइड और अपर साइड बोल दिया। आएगा समझ में? यस सर। चलो फिर यही पॉइंट लास्ट में लिखा है, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटेन्स 3 फ्रीक्वेंसीज, कैरियर वाली, कैरियर प्लस मैसेज वाली और कैरियर माइनस मैसेज वाली। तो ये जो 3 फ्रीक्वेंसीज है, अगले पेज पे आते हैं अपन। Thus, the process of modulation does change the original carrier frequency, but produce 2 more frequencies. 2 फ्रीक्वेंसी और बना देता है, कैरियर प्लस मैसेज और कैरियर माइनस मैसेज की, जिनको हम बोलते हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड वो हो जाती है कैरियर माइनस मैसेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड उसे बोलते हैं कैरियर प्लस मैसेज। तो ड्यू टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमें 2 फ्रीक्वेंसीज और दिखने लगती है। एक तो कैरियर वाली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिखती है सिग्नल में, और साथ में 2 फ्रीक्वेंसी और जनरेट हो जाती है, कैरियर माइनस मैसेज और कैरियर प्लस मैसेज। और जो 2 फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, अगर उनका एम्पलीट्यूड ध्यान से देखो तो आ रहा है μ/2 AC, μ/2 AC। अब म्यू जो था इसमें इंफॉर्मेशन थी आपकी मैसेज की, तो ये जो साइड वाली फ्रीक्वेंसीज है ना, यही मैसेज की इंफॉर्मेशन लेके जा रही है। ठीक है, ये दोनों साइड वाली फ्रीक्वेंसीज आपकी मैसेज की इंफॉर्मेशन को लेके जा रही है, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड म्यू टाइम्स AC है, मतलब म्यू में इंफॉर्मेशन मैसेज की थी। चलो, तो अब आपको क्या क्या याद रखना है। अब तुम टोटल बैंडविड्थ देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी देखोगे तो आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी। समझे? तो ड्यू टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द बैंडविड्थ इज डबल ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज में जो फ्रीक्वेंसी थी ना, उसकी डबल फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ, तो डबल हो गई बैंडविड्थ। आ रहा है क्या समझ में? ये यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए। यस सर। हाँ, फिर आगे बात करते हैं। अब कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल जो है वो क्या इंटेंसिटी लेके जाता है, वो प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। द एवरेज पावर पर साइकिल इन कैरियर वेव वेयर आर इज सम रेजिस्टेंस, उसको लिख सकते हैं उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है वो। तो टोटल पावर पर साइकिल इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सिग्नल जो मॉड्यूलेट करके बना, अब उसमें 3 एम्पलीट्यूड से देखो, एक तो कैरियर वाला एम्पलीट्यूड था और 2 एम्पलीट्यूड थे म्यू टाइम AC/2। तो कैरियर वाली फ्रीक्वेंट सिग्नल क्या पावर लेके जाएगा, पावर होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। वो जो कैरियर की पावर है, सपोज उसे PC लिखा, तो PC प्रोपोर्शनल होगी AC² के। अब मैसेज की पावर जो, या साइड बैंड जो है यहाँ पे, उसकी पावर जो लिखेगी, मेरे पास 2 साइड फ्रीक्वेंसी तो दिख रही है, उनकी पावर लिखूं, मान लीजिए तो वो P' है, तो वो आएगी प्रोपोर्शनल टू म्यू टाइम AC/2। इसमें P' को मैं लिख सकता हूँ μ²/4 इंटू AC², और AC² जो था उसका प्रोपोर्शनलिटी PC थी, तो मैं P' को लिख सकता हूँ μ²/4 इंटू PC। यस सर। है ना? अगर कैरियर की पावर को मैं PC लिखता हूँ, तो जो साइड में पावर आ रही है उसको लिख सकता हूँ μ²/4 इंटू PC। जो ये साइड फ्रीक्वेंसीज पे पावर आ रही है वो लिख सकता हूँ μ²/4 इंटू PC, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड म्यू टाइम्स है ना, देखो μ/2 टाइम्स है। आ रहा है कि बात समझ में? यस सर। है ना? सभी फिर से देख लो एक बार। पावर is proportional to amplitude square. Power in carrier will be proportional to amplitude square of carrier.
अब ये जो दो साइड में फ्रीक्वेंसी जा रही है, एक आ रही है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एक आ रही है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इन पे देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, ये म्यू टाइम AC बाय 2 है। तो इनकी जो पावर होगी उसको सपोज पी डैश बोला तो वो प्रोपोर्शनल होगी म्यू टाइम AC बाय 2 के स्क्वायर के। तो जो पी डैश पावर जो साइड में है वो देखो ये आ रही है म्यू स्क्वायर बाय 4, और AC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पावर ऑफ कैरियर। अब 3 सिग्नल थे, एक की पावर पी डैश, एक की पावर कैरियर की पावर और एक की पावर पी डैश, तीनों को जोड़ा तो टोटल पावर जो जा रही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में वो जा रही है पी डैश प्लस कैरियर की पावर प्लस पी डैश। आप इनको जोड़ के देखेंगे तो पी डैश प्लस 2 पी डैश प्लस पीसी हो जाएगा, और 2 पी डैश को मैं इसमें देखिए पी डैश का डबल करके लिखूंगा तो म्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू पीसी हो जाएगा। ये उसमें से पीसी कॉमन लो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। टोटल पावर जो आप भेज रहे हो वो आएगी कैरियर के पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ये समझ में आया? क्या ये इक्वेशन समझ में आई? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। तो ये आप ध्यान रखना बस पावर का कॉन्सेप्ट जो है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अ मेसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज has peak voltage 10 volt is used to modulate a carrier frequency of 1 megahertz और peak voltage 20 volt। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताना है। तो कैरियर का आपको वोल्टेज दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 20 और मैसेज का दे रखा है 10। तो मैसेज का एम्पलीट्यूड बाय कैरियर का एम्पलीट्यूड, ये तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, और फिर पूछा है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस मैसेज की फ्रीक्वेंसी, कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस मैसेज की फ्रीक्वेंसी। तो कर लेना, आपको सारी चीजें तो दे रखी है, आएगा। यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब आगे देखिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में जो दिया है वो मैं बोर्ड पे बता चुका हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हो। इसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है अभी अपने कोर्स में है नहीं है, इसलिए काम का नहीं है अपने, तो ये आप खुद से देखिएगा। चलो फिर बिगिनर बॉक्स से आप करिएगा सॉल्व। आगे अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, पूरा थ्योरी है, मतलब आप एक बार पढ़ सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन है ये सब, इसमें मेरे समझाने लायक कुछ भी नहीं। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर किसको बोला जाता है, तो ये आप सब पढ़िए एक बार, है ना। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं समझाऊं, ठीक है। उसके बाद रेडियो वेव, रेडियो वेव किसे कहा जाता है, उनकी फ्रिक्वेंसीज को कैसे डिवाइड करा गया है, किस रेंज को क्या नाम दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे मीडियम फ्रिक्वेंसी चैप्टर आ गया? चैप्टर नहीं बेटा, वही चैप्टर चल रहा है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे 300 से लेके 3000 किलो हर्ट्ज की जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसे अपन बोलते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड। 3 से लेके 30 मेगाहर्ट्ज को बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, बट थोड़ा याद रखो, इट विल बी बेटर, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम फ्यू किलोहर्ट्ज टू 100 ऑफ मेगाहर्ट्ज इज नोन एज रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव को भी फर्दर डिवाइड करा गया है कई सारे बैंड्स में, हर एक बैंड का नाम है, तो ये नाम में डिवाइड करा है, बस आप डिवाइड करा है, बस नाम याद रखना है, क्या बताओ उसमें, ठीक है। ITU जो होता है ना, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, उसने कर रखा है। कौन सा चैप्टर है? अर्थ? क्या? दिस इज नॉट अ चैप्टर, ये इसी चैप्टर का अपना पार्ट है। यस सर। फिर फर्दर और इंफॉर्मेशन दी गई है कुछ। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से EM वेव प्रोपोगेट होती है तो उसके प्रोपोगेशन को 3 कैटेगरी में तोड़ के देख सकते हैं अपन। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, द सेकंड इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपोगेशन, थर्ड इज कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपोगेशन। अब क्यों तोड़ा ये समझना है आपको। रेडियो वेव इमिटेड फ्रॉम अ ट्रांसमीटर एंटीना कैन रीच रिसीवर एंटीना बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन depending on the factors like frequency of operation of radio waves, distance between transmitter and receiver antenna, etc. तो 3 तरीके से EM वेव प्रोपोगेट होके जाती है। या तो अर्थ की ग्राउंड वेव, मतलब अर्थ के अलोंग जो चलती है,
ग्राउंड वेव ट्रेवल्स अलोंग द अर्थ। स्काई वेव जो होती है वो अर्थ के स्पेस में जाने की कोशिश करती है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें जाने की कोशिश करती है, पर रिफ्लेक्ट होके आती है वापस, रिफ्लेक्शन होता है इनका। और लास्ट स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं अपन कि इनका मतलब क्या है। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन एक्चुअली जो बहुत लो फ्रीक्वेंसीज की वेव होती है ना, वो अर्थ की कर्वेचर के साथ साथ चलती है। जैसे अर्थ की सरफेस है अपनी, तो अर्थ की सरफेस के साथ ये वेव भी बेंड होने लगती है। देखो ये सक्सेसिव वेव फ्रंट जो होगा, पहला वेव फ्रंट ये, तो ये सीधा सीधा प्रोपोगेट नहीं हो रहा, ये बेंड होते जा रहा है ऐसा। व्हेन द रेशियो लिख दिया है वो रेडियो वेव पढ़िएगा उसको। व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना propagates along the surface of earth so as to reach the receiving antenna, the wave propagation is called ground wave or surface wave propagation। अर्थ की सरफेस के अलोंग चलते चलते अगर वेव पहुंचे एंटीना तक, दूसरे एंटीना तक, तो इसे बोलते हैं अपन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। एक्चुअली क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है वो अर्थ की सरफेस के अलोंग ही चलती है। The radio waves which propagates along the surface of earth are known as ground waves or surface waves। These waves are vertically polarized in order to prevent शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इन वेव्स को अपन वर्टिकल पोलराइजेशन में रखते हैं हमेशा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन वर्टिकली रखते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल नहीं रखते, क्योंकि इनसे क्या होता है, नहीं तो बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है टाइम के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर दी अगर, तो उससे इंड्यूस ईएमएफ आ सकता है बाकी कंडक्टर्स में। उन कंडक्टर्स का इंड्यूस ईएमएफ अवॉइड करने के लिए इन्हें हमेशा वर्टिकल पोलराइज रखा जाता है। This wave induces current in the ground as they propagate, due to which some energy is lost by absorption। ग्राउंड वेव्स ग्राउंड के अलोंग चलती है और ग्राउंड कुछ इनकी एनर्जी अब्सॉर्ब भी कर लेता है। समझ में आ रही बात है आपको मेरी? यस सर। बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी बातें। एक्चुअली ये सब टॉपिक जो है ना पूरा थ्योरी है, देखो इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, सब इंफॉर्मेशन है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इसमें डेप्थ में जाना है तो हमारे कोर्स में नहीं है, आपको हमारे कोर्स में जो चीजें है वो बस इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि ग्राउंड वेव्स ग्राउंड के अलोंग चलती है। नेक्स्ट पॉइंट, sky wave propagation। sky wave propagation, sky waves are radio wave in frequency from 2 megahertz to 30 megahertz। 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की जो रेंज होती है ना फ्रीक्वेंसी की, इनकी जो ईएम वेव है वो ग्राउंड के साथ नहीं चलती। ग्राउंड वेव का देखो ऊपर दिखाया अप टू 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ग्राउंड के साथ साथ चलती है, लेकिन उससे हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ग्राउंड के साथ नहीं चलती। ये लेकिन वेव जो होती है वो आयनोस्फीयर से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। These radio waves can propagate through atmosphere and are reflected by ionosphere of Earth atmosphere। हमारी जो अर्थ है ना उसके आसपास जो स्पेस है उसमें एक जगह ऐसा आता है कि बहुत सारे आयंस है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक पोर्शन आता है जहां पर हमारे पास गैस के एटम्स नहीं होते, आयंस होते हैं। तो गैस के आयंस वाला जो पोर्शन है ना उसे बोलते हैं आयनोस्फीयर। हमारे एटमॉस्फेयर में वो पोर्शन जहाँ गैस के आयंस है उसे बोलते हैं आयनोस्फीयर। तो ये जो रेडियो वेव है ना वो आयनोस्फीयर से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। When the sky wave from transmitting antenna reach receiving antenna after reflection from ionosphere, the wave propagation is known as sky wave propagation। क्या होता है, अर्थ से अपन ने वेव सेंड करी, वो वेव गई ऊपर आसमान में, आयनोस्फीयर से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। तो यहाँ कोई एंटीना था जिसने वेव भेजी और यहाँ एंटीना रिसीव कर ली। तो ये जो प्रोपोगेशन का तरीका हुआ इसे बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। इस तरह से ये वेव अगर पहुंच रही है एक जगह से दूसरी जगह तो अपन बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन हो रहा है। The sky wave propagation is also known as ionosphere propagation। With the help of sky wave propagation, communication over a very long distances around the globe is possible। क्योंकि ये बार बार रिफ्लेक्शन कराते रहो तो काफी लंबी डिस्टेंस तक अपन ऐसा कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। चलिए आ रहा है क्या स्काई वेव कम्युनिकेशन समझ में? यस। चलिए पूरा थ्योरी समझना है बच्चों। अब एक पॉइंट आता है अपना क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव which when sent straight, मतलब normally, toward the layer of ionosphere gets reflected from the ionosphere and returns to earth। हमने अर्थ से कोई वेव ऊपर भेजी तो वो ऊपर से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर अगर वापस आ रही है तो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी।
मतलब अगर वेव को सीधा भेजा, वर्टिकली भेजा, नॉर्मली भेजा, तो वो टकराकर वापस आए, रिफ्लेक्ट तो क्या है, ऐसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज मोर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर। कम फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होती, ज्यादा नहीं होती, शुरू में लिखा था। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेयर ऑफ आयनोस्फीयर इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये आपको याद रखना है। वेरी जो nmax है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। भाई आपको बताया आयनोस्फीयर में आयंस होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है पर मीटर क्यूब, वो है nmax। क्या है nmax, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, उस हिसाब से थोड़ा वेरी कर सकती है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको nmax दे दिया तो आपको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पूछ ली। सर ज्यादा वेरी नहीं करेगी सर, वो रूट में है ना। हाँ, ज्यादा वेरी नहीं करेगी, बिल्कुल सही। फिर अगला पॉइंट, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव व्हिच व्हेन सेंट एट सम एंगल टुवर्ड द आयनोस्फीयर गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एंड रिटर्न्स टू अर्थ। अगर मैं कुछ एंगल पे भेजूं, देखिए यहाँ पे एक वेव भेज रहा हूँ कुछ एंगल पे, तो कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भेज सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। और वो आ जाती है हमारे पास जो न्यू सी था, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपॉन कॉस आई, या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इनटू सेक आई, आई एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेयर आई इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन थी और इंसिडेंट वेव की जो डायरेक्शन थी, इनका बीच का एंगल आई है। चलिए, क्या याद रहेगा? ये सारी इंफॉर्मेशन यस सर। ये सब आप एनसीईआरटी में नहीं है, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये सब है ही नहीं, है ना। ये मतलब अभी ये तो चैप्टर ही हट गया वैसे तो एनसीईआरटी से। पिछले जो पहले जब इस चैप्टर हमारे सिलेबस में था तब भी नहीं था, ये बहुत पहले सिलेबस में था, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस, ये सारी चीजें। सर कौन सा चैप्टर हट गया है? ये पूरा चैप्टर ही हट गया ना, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यस सर, ये कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया। कम्युनिकेशन सिस्टम में तो पढ़ रहे हैं अपन कल से। सर ये ऊपर से EM वेव लिखा था सर। वो कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, वो आप उसको अवॉइड करो, है ना। चलो, अब अगला पॉइंट, स्किप डिस्टेंस। अब हमने ईएम वेव भेजी, ईएम वेव आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हुई और फिर वापस आई, तो कुल डिस्टेंस चल के वापस आई ना। ये जो डिस्टेंस होती है जिसके बाद वो अर्थ पे पहुंचती है, इसे बोलते हैं स्किप डिस्टेंस। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर along the earth surface at which sky wave of frequency not more than critical is sent back to earth। ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई जहां पर अपन को अपना सिग्नल मिल सकता है। उसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे h क्या है, इट इज द हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। न्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड, एंड न्यू सी क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर दैट लेयर। उस लेयर के लिए जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो लगा देना, और जो हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं वो न्यू नॉट लगा देना। चलो, आई होप कि ये क्लियर है आपको, आई के बाद समझ में। अब ये फॉर्मूलेस बस याद रखो, पर ठीक है, ये मतलब कोर्स में अब नहीं है, पर कभी आ जाए पूछ ले कोई दोस्त, बता देना। स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, ये सबसे बेस्ट प्रोपोगेशन का तरीका होता है। इसमें वेव सीधी सीधी चलती है, कोई कहीं से टकरा कर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कोई ग्राउंड के साथ नहीं चलना, बस सीधी सीधी लाइन में चलना। जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी हायर होती है 30 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक या मोर, ऐसी वेव्स क्या होती है, सीधी सीधी लाइन में चलती है। When phase wave from transmitting antenna reach the receiving antenna, they either reaches directly or by reflection from ground in Earth atmosphere region. The wave propagation known as phase wave propagation. ये सीधी सीधे propagation होता है। Phase wave propagation also called tropospherical propagation, मतलब सीधा सीधा होता है। Phase wave propagation also known as line of sight propagation, मतलब क्या होता है कि हमारा जो एंटीना है जिससे हमने वेव भेजी, वो एंटीना और जो रिसीविंग एंटीना है दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, तो एक दूसरे से वेव रिसीव कर पाएंगे और भेज पाएंगे। तो इसलिए इसको लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। स्पेस वेव ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना, है ना। बाकी आप सब देख लीजिए। अब स्पेस वेव के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है टीवी टावर की हाइट। अर्थ कर्व्ड है, हमारी जो अर्थ है उसमें कर्वेचर है। अगर मैं कहीं पर कोई टावर लगाऊं तो टावर से वेव में
एक लिमिट तक ही सेंड कर सकता हूँ ना अर्थ की सरफेस पे। टावर से वेव जब वो अर्थ की सरफेस के टेंजेंशियल हो जाएगी उस पॉइंट के आगे तो पहुंच ही नहीं सकती। अगर कोई पर्सन Yes, यहाँ खड़ा है, कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, इस ब्लैक डॉट पे पोजीशन पे पर्सन खड़ा है, तो इस टावर से आने वाली वेव को रिसीव नहीं कर सकता वो, क्योंकि अर्थ कर्व्ड है। सर एब्जॉर्ब कर लेगी। अर्थ कर्व्ड है ना, तो अब्जॉर्ब नहीं, वो वेव सीधी सीधी जा रही रिफ्लेक्ट है, घूम गई। क्या सर? अर्थ कर्व्ड है, ये हमारा एंटीना जिससे हमने वेव भेजी, ये रेड कलर की लाइन हमारी वेव से जो भेज रही है यस सर। ना, तो जो रेड कलर की लाइन से वो तो एक जगह जब अर्थ की सरफेस को टच कर गई, उसके आगे के पॉइंट पे तो नहीं आ सकती ना एंटीना से। यस सर, आगे एक बार नहीं आई सर। हाँ, तो जो टावर है जहां पे एंटीना हमने रखा, मान लीजिए अर्थ की सरफेस से h हाइट पे आपने एंटीना रखा, यहाँ एंटीना रखा हुआ है, तो इससे कितनी डिस्टेंस तक ये वेव जा सकती है, दैट डिस्टेंस उसको बोलते हैं डिस्टेंस या रेंज ऑफ टीवी टावर। वो रेंज आती है हमारे पास ये √2HR, where h is the height of tower and r is the radius of earth। ठीक है, और एरिया जो कवर हो जाएगा πr² से ही लिख सकते हैं अपन। आ रहा है क्या समझ में ये? यस सर। चलो, प्रोपगेशन ऑफ EM वेव कम्युनिकेशन चैनल, तो किसने दो टाइप के कम्युनिकेशन हो सकता है, लाइन या स्पेस कम्युनिकेशन। लाइन मतलब वायर के थ्रू कम्युनिकेशन, स्पेस मतलब EM वेव के थ्रू कम्युनिकेशन। और इसी के साथ ही अपना चैप्टर खत्म। चलिए, तो अब काफी सारी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई। जस्ट सेकेंड। ओके, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है मैंने। सब इंफॉर्मेशन है, आपको थ्योरी जैसा याद करना है, तो सिर्फ मेरे बता देने से आपको सारी चीज आ जाए ये मैं नहीं मानता कि सब चीज एक बार में समझ में आ जाती है। तो आपका काम है आपकी, आप एनसीईआरटी से रीड करिए अच्छे से चीजें, जो भी प्रॉब्लम आए आपको थ्योरी में आप वो पूछिए, जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिए। लेकिन आपको याद रखना है कई सारी चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ऐसा हो रहा है बस ऐसे याद रखना। उसके पीछे का रीजन हम अभी हमारे कोर्स में नहीं है, क्यों हो रहा है क्या हो रहा है वो सब आपको सोचना नहीं। आपको कई चीजें ऐसा इंफॉर्मेशन जैसे याद रखना है, जैसे केमिस्ट्री में आप याद रखते हैं। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर भी ओवर। तो अब आपका काम है आप थ्योरी पूरी अच्छे से रिवाइज करिए और मॉड्यूल समझ करिए, मॉड्यूल के सारे आपके डाउट लेके आइए आप अगली क्लास में। सेमीकंडक्टर आई थिंक अपना डिस्कस हो गया था पूरा, है ना? यस सर। कम्युनिकेशन सिस्टम भी कर लीजिए, बिगिनर बॉक्स सारे कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास है अपनी अब एक दिन बाद, तो उस समय आप पूरे सारे डाउट्स लेके आ जाइए आपके, और थ्योरी भी पढ़कर आइए, अगर थ्योरी में कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर एक दिन में नहीं, सर एक दिन में नहीं हो पाएगा सर, परसों हो पाएगा, परसों तक, कल या परसों तक। नहीं, हमारी क्लास परसों ही है। वही सर, तो नहीं हो पाएगा सर, बहुत सारा मतलब सर, फिर भी सर। क्या फिर भी?